अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB फाइवर्स के हवाले से। तो अगर आप नई कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को। इस सेक्शन के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं आपके साथ, और आज का ये लेक्चर इस सब्जेक्ट का चौथा लेक्चर है। लॉ गैट के लिए जो CPC का सिलेबस है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो प्रीएम्बल टू सेक्शन 2 में हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया था, देन सेक्शन 3 टू सेक्शन 12 तक हमारा दूसरा लेक्चर था, उसके बाद हमारा तीसरा लेक्चर जो था वो सेक्शन 15 टू 20 था, और आज का हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर जो CPC के सेक्शंस के हवाले से होने वाला है वो सेक्शन 47 टू 51 जो भी सेक्शंस जो है वो इंक्लूडेड हैं CPC के सिलेबस में लॉ गैट के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर्स की जो खास बात है वो ये कि एक तो हम बेरिक्स को अपने सामने रख के उनकी प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ जो भी चीजें मैं आपको समझाता हूं मेरी कोशिश होती है कि MCQ पर्सपेक्टिव से हम उसको देखें, क्योंकि लॉ गैट का सारा जो टेस्ट होगा वो MCQs पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा लेक्चर्स के आखिर में हर लेक्चर के बाद मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करता हूं जो कि इस सेक्शन में से, इन जो है वो सेक्शंस में से लॉ गैट के लिए बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो MCQs के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अपडेट और एडवर्टाइजमेंट। वो लोग जो लॉ गैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी किस्म के मटेरियल की तलाश में हैं, MCQs को आप जो है वो देखना चाहते हैं, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, या MCQs को जो है वो आप अपने सामने रख के तैयारी करना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और जो हमारा सेशन है लॉ गैट की प्रिपरेशन का, आप उसमें अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। इस वक्त हम उस सेशन पे जो है वो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो इस डिस्काउंट को भी आप अवेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिंपली आप हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हैं, जहां पे हम मटेरियल वगैरह भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर सेक्शन 47 देख रहे हैं। सेक्शन 47 की स्टेटमेंट हम सबसे पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब भी किसी जो कोर्ट होता है वो डिक्री पास करता है, डिक्री पास होने के बाद जिस पार्टी के फेवर में वो डिक्री पास होती है, यानी कि जो डिक्री होल्डर होता है वो बेसिकली जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन फाइल करता है। तो अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में बात हो रही है, और उसमें क्वेश्चंस की बात हो रही है कि क्वेश्चंस जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटर्मिन करेगा। तो कौन से क्वेश्चंस डिटर्मिन करेगा हम यहाँ पर देखते हैं। अब आपने इसको पढ़ते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप MCQs पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। सो इसका सबसेक्शन 1 है कि ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज। अब ये पार्टीज टू द सूट हम यहाँ तक कर लेते हैं। अब ये पार्टीज टू द सूट कौन है? जो कि ओरिजिनल सूट जब डिक्री पास हुई है उसमें पार्टीज थी, तो ये वो वाली पार्टीज हैं। सो ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब पार्टीज भी हो सकती हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 में पढ़ी थी। एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन। अब ये क्वेश्चन किस हवाले से हैं? ये क्वेश्चन है सबसे पहले रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन। जो क्वेश्चन अराइज होंगे एग्जीक्यूटिव कोर्ट के सामने वो किसके हवाले से हो सकते हैं? रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, अच्छा रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ लिया, या रिलेटिंग टू द सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं। किस चीज़ की? ये तीनों पॉइंट्स किस चीज़ के होंगे? ऑफ द डिक्री। सो क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन हो सकते हैं, रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज हो सकते हैं, रिलेटिंग टू द सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं। किस चीज की? ऑफ डिक्री। शैल बी, अब ये मैंडेटरी है, शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय सेपरेट सूट। ये भी चीज आपने याद रखनी है। अब यहां ओवरऑल बात क्या हुई कि वो तमाम क्वेश्चंस जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अराइज होंगे बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, किस हवाले से? वो आपकी एग्जीक्यूशन के हवाले से, वो डिस्चार्ज के हवाले से, या सेटिस्फेक्शन के हवाले से। डिक्री की, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन या एग्जीक्यूशन के हवाले से जो क्वेश्चंस अराइज होंगे बिटवीन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगा और इसके लिए किसी किस्म का कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 हमें ये बात करते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 को हम सबसे पहले रीड करते हैं। द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन ट्रीट अ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज अ सूट और अ सूट एज अ प्रोसीडिंग and may if necessary order payment of any additional court fees।
इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेंगे और अंडरलाइन करने के बाद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रोविजन में बात की गई है कि जब भी आपका जो डिक्री है उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से, डिस्चार्ज के हवाले से, सेटिस्फेक्शन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा तो उस क्वेश्चन को, उस प्रोसीडिंग को कोर्ट एज अ सूट ट्रीट करेगी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। क्योंकि उस सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 में हमें क्या बार किया गया कि एग्जीक्यूशन के हवाले से, सेटिस्फेक्शन के हवाले से और डिस्चार्ज के हवाले से डिक्री के किसी किस्म का सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उन क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा। और जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उन क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा तो सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन और जुरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, वो कोर्ट उन क्वेश्चंस को एज अ सूट ट्रीट करेगा और इसके साथ साथ अगर वो कोर्ट चाहे तो किसी किस्म की एडिशनल कोर्ट फीस का ऑर्डर भी कर सकता है। तो हमने क्या समझा कि जब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा, वो क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो डिग्री की एग्जीक्यूशन, डिग्री की सेटिस्फेक्शन या डिग्री के डिस्चार्ज के हवाले से होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कोर्ट जो है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एक सूट के तौर पर ट्रीट करेगा और उसके लिए वो किसी किस्म की एडिशनल कोर्ट फीस पे करने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 47 सबसेक्शन 3 आप पढ़ेंगे, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि हमने सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा था कि अब यहां पर देखेंगे कि ये जो पार्टीज हैं इनके दरमियान ये इशू हो सकता है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान जो है वो अराइज हो सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से डिस्प्यूट है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है या कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी कौन सा कोर्ट डिटरमिन करेगा, जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहा है वो कोर्ट डिटरमिन करेगा। तो ये सेक्शन 47 हमारा हो गया। इसमें से अगर आप इसको समझ लेते हैं इस तरीके से तो आप जिस एंगल से भी वो क्वेश्चन बनाता है आप उसको आंसर कर सकेंगे। याद रहे कि जब भी आपने कोई प्रोविजन पढ़नी है उसको इस तरीके से पढ़ना है कि लॉग एक्ट में ये एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से आपसे पूछी जानी है और आपने हर सेक्शन के बारे में याद रखना है कि सेक्शन 47 किस बारे में था, उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए सेक्शन 96 तो किस बारे में था। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए और टिप्स पे पता होनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है कि सिलेबस बहुत ब्रीफ है, तो जब सिलेबस बहुत ब्रीफ है तो आपको तमाम चीजें तमाम एंगल्स में पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके सामने सेक्शन 75 है। सबसे पहले हम सेक्शन 75 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि पावर्स ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। अब कोर्ट की पावर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किस बारे में, कमीशंस को इशू करने के हवाले से। तो यहां पर बात की गई है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो किसी किस्म की कंडीशंस या किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस इस हवाले से लगाई गई होंगी तो सबसे पहले हम उनको मद्देनजर रखेंगे और उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको मद्देनजर रखने के बाद कोर्ट्स क्या कर सकती हैं। कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो कमीशन को इशू कर सकते हैं। तो कोर्ट में इशू अ कमीशन। अब कमीशन किस पर्पज के लिए इशू किया जाता है वो ये 4 पॉइंट हमें बताएंगे। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, जब भी आप कोई सूट फाइल करते हैं या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होती है तो जो पर्सन होता है जिसको एग्जामिन किया जाना होता है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आता है और फिर उसकी एग्जामिनेशन होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन किसी भी रीजन की वजह से जिसको कोर्ट कंसीडर करता है कि ये एक वैलिड रीजन है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आ नहीं सकता अपनी एग्जामिनेशन के लिए। जिस तरह एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी जो ड्यूटीज हैं वो इस नेचर की हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आ सकता। तो अब कोर्ट एक कमीशन इशू कर सकती है। वो कमीशन कुछ लोगों पर मुश्तमिल होगा, वो लोग जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अब वो कमीशन जो होगा उस पर्सन के पास जाके उसको एग्जामिन करके आएगा, ठीक है। तो पहला पर्पस क्या हो गया कि कमीशन इशू हो सकता है किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए। दूसरा पर्पस क्या हो सकता है कि किसी किस्म की लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी इलाके में जाके किसी किस्म की लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल कोई जमीन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है, वहां जाके उसके बारे में फैक्ट्स को देखना है। तो अब इस तरह की चीज के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है कि जाकर उस जगह पर इस तरह की लोकल इन्वेस्टिगेशन की जाए। तीसरा पर्पस है कि किसी भी अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उन अकाउंट्स को एग्जामिन करना है या उन अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। किसी भी किस्म के अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, उन अकाउंट्स को एग्जामिन करना है, तो इस पर्पस के लिए भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। इसके बाद किसी किस्म की जो लैंड है उसकी पार्टीशन करनी है, उस पार्टीशन के लिए कोर्ट कंसीडर करता है कि यहां से जो है वो एक कमीशन जाके उस मौके पे सर्कमस्टांसेस को देख के वो पार्टीशन करे। तो कोर्ट इस तरह का एक कमीशन अंडर सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी इशू कर सकता है कि वो कमीशन जाके वो पार्टीशन करे। तो ये 4 पर्पस हैं जो आपने अपने ज़हन नशीन करने हैं कि सेक्शन 75 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं और ये कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये पावर्स हैं कोर्ट की कि वो कमीशन इशू कर सकता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सेक्शन 96 है। सेक्शन 96 को सबसे पहले इसके टाइटल को हम पढ़ते हैं कि अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब ओरिजिनल डिक्री ये वर्ड आपने याद कर लिया और इसकी अपील्स के बारे में हम सेक्शन
96 में डिस्कस करने वाले हैं। सबसेक्शन 1 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। यहां तक आपने चीज को पढ़ना है कि अगर इस कोड के अंदर किसी भी जगह पर कोई बात लिखी गई है जो इसके कॉन्ट्रेरी है, तो सबसे पहले वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगी, ये प्रोविजन उसको अफेक्ट नहीं कर रही। अगर किसी जगह पर एक्सप्रेसली कोई बात प्रोवाइडेड है इस कोड में, इस लॉ में, तो वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद ये प्रोविजन हमें एक रूल दे रही है, या इसमें एक और बात भी की जा रही है, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, अगर किसी और कानून में भी कोई बात लिखी गई है जो इससे हट के है, तो वो भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। यहां पे सेव का लफ्ज लिखा गया है कि उसको किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम आगे यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द कोर्ट ऑथोराइज्ड टू हेयर अपील फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट। अब यहां से पहले हम सबसे पहले इसको दोबारा से रीड करते हैं कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो तमाम की तमाम जो अपील्स किसी ऐसे कोर्ट की तरफ से अगर पास होंगी जो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उस डिग्री को पास करेगा, तो वो तमाम डिग्रीज जो होंगी वो अपीलेबल होंगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है। वो अपील कहाँ लाई करेगी वो भी हम देखते हैं, लेकिन जो भी डिग्री ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास होगी वो डिग्री अपीलेबल होगी। यहां हम इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं क्योंकि यहां से एमसीक्यूज बनने हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री, ठीक है। सो एवरी डिग्री पास्ड इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल। ये दोनों कीवर्ड्स हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो डिग्री पास होगी वो अपीलेबल होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ है लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड में, जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोर्ट सेक्शन 15 में हमने देखा था कि सूट कहां पर इंस्टीट्यूट होता है। तो लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड के कोर्ट में अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और डिग्री पास हुई है, तो ये ऐसी डिग्री है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास हुई है, और इस तरह की तमाम डिग्रीज जो हैं वो अपीलेबल होती हैं। सो अपीलेबल कहां पर होती हैं, यहां से हम आगे पढ़ेंगे। टू द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हेयर अपील फ्रॉम सच डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। अब उस कोर्ट की तरफ जाएंगी ये अपील जो कि ऑथराइज्ड कोर्ट होगा, उस कोर्ट की जो डिक्रीज हैं उनके खिलाफ अपील को सुनने के लिए। एंड द कोर्ट शैल डिसाइड द अपील विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट इन अपील। अब यहां टाइम लिमिट भी दे दी गई। इस हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो टाइम दिए गए हैं इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि जब आपने अपील फाइल की एपेलेट कोर्ट में, तो रिस्पोंडेंट के अपेयर होने के जो है वो 60 डेज के अंदर उस अपील को जो है वो एपेलेट कोर्ट ने डिसाइड करना है। उसके बाद सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। तो यहां पर जो चीज आपके लिए काबिल गौर है वो ओरिजिनल डिग्री है और एक्स पार्टी है, ठीक है। सो एक्स पार्टी डिग्री है, यानी कि इसमें एक पार्टी मौजूद थी, दूसरी पार्टी मौजूद नहीं थी। एक्स पार्टी डिग्री है, दूसरी पार्टी को इसमें सुना नहीं गया क्योंकि वो मौजूद नहीं थी, और ये पास हुई है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। मैंने पिछले आपको सेक्शन में बताई है तमाम चीजें कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डिग्री कब पास होती है। तो एक्स पार्टी डिग्री अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास हुई है तो वो भी अपीलेबल है। अब हमने दो चीजें यहां पर समझ ली हैं। तमाम की तमाम डिग्रीज अपीलेबल हैं अगर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पास हुई हैं, यानी कि लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड का जो कोर्ट है उसने पास की है। उसके बाद अगर लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड का जो कोर्ट है उसने एक्स पार्टी डिग्री पास की है तो वो भी अपीलेबल है। अब कौन सी चीज, कौन सी डिग्री बेसिकली अपीलेबल नहीं है, ये यहां पर बात की गई है। अब नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। सो दो पार्टीज की कंसेंट के साथ जो डिग्री पास होगी, दोनों की रजामंदी के साथ जो डिग्री पास होगी, दोनों पार्टीज की डिग्री जो मतलब रजामंदी के साथ पास होगी वो अपीलेबल नहीं होगी। सो कंसेंट डिग्री इज नॉट अपीलेबल। एवरी डिग्री पास्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल। एक्स पार्टी डिग्री पास्ड अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज अपीलेबल। ये सेक्शन 96 को हमने पढ़ लिया। इससे हटके, इस प्रोविजन को जिस तरीके से हमने पढ़ा, इससे हटके कोई क्वेश्चन आपसे लॉ गैट में नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद हम सेक्शन 104 की तरफ जाते हैं और सेक्शन 104 के सबसे पहले हम टाइटल को पढ़ते हैं कि ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। अब हमने डिग्री का तो पढ़ लिया और हमने सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में ये भी पढ़ा था कि डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो अब तमाम की तमाम डिग्रीज जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में थी वो अपीलेबल है। एक्स पार्टी डिग्री ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली अपीलेबल है, कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है। अब ऑर्डर्स कौन कौन से अपीलेबल हैं, ठीक है। ऑर्डर्स के बारे में हमें सेक्शन 104 बता रहा है, ये आपने सेक्शन भी लाजमन याद रखना है। हम इसका सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being in force from no orders, ठीक, नो अदर ऑर्डर्स। अब यहां सब सेक्शन 1 में क्या बात की गई है कि इस सेक्शन, जो सेक्शन 104 में ऑर्डर्स की डिटेल दी गई है,
उन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है। इसके अलावा दूसरी बात यहां पर यह की गई है कि किसी और कानून में या इस कोड में एक्सप्रेसली जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है वहां पर अपील हो सकती है। और तीसरी बात यहां पर यह की गई है कि इससे हट के फिर किसी भी किस्म के जो ऑर्डर्स पास होंगे उसमें अपील लाए नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इससे पहले वाले एफ से पहले वाले जो भी थे वो ओमिटेड हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्डर अपीलेबल है? एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने देखना है, वैसे तो ये सिलेबस से हट जाएगा लेकिन स्टिल आप देख लीजिएगा कि 35A क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब आपको जो कॉम्पनसेशन अवार्ड की जाती है सेक्शन 35 उस हवाले से, सो अगर इस तरह का कोई ऑर्डर पास होता है तो वो अपीलेबल है। उसके बाद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 अभी हमने डिस्कस किया था, जहां पर क्वेश्चंस डिटरमिन किए थे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन, डिस्चार्ज या एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो सेक्शन 47 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास होगा वो अपीलेबल होगा। उसके बाद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, ये आपका जो है वो अपीलेबल होगा। ये पंजाब की अमेंडमेंट है, ये ज़हन में रखिएगा, ये बाकियों पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आपके सामने जी में लिखा हुआ है कि एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, ये भी अपीलेबल है। उसके बाद एच में लिखा है कि एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट or detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree। so इसने यहाँ बात की कि इस कोड की प्रोविजन के अंदर जहाँ पर फाइन इम्पोज होगा वैसा वो ऑर्डर जो है वो आपका अपीलेबल होगा। जहाँ पर किसी पर्सन की को अरेस्ट करने का ऑर्डर या डायरेक्शन दी जाएगी वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। उसकी डिटेंशन के लिए, जो सिविल प्रिजन में उसकी डिटेंशन है उसके लिए कोई ऑर्डर होगा तो वो अपीलेबल होगा। लेकिन ये ऑर्डर्स अगर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के लिए अगर पास किए गए हैं तो अपीलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो जजमेंट डेटर है, उसके खिलाफ डिक्री पास हुई है, अब उसकी एग्जीक्यूशन फाइल की गई है, उसकी एग्जीक्यूशन में अगर उसको डिटेन किया गया है या उसको अरेस्ट करने का जो है वो डायरेक्शन दी गई है, ऐसे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होंगे। वरना तमाम के तमाम ऑर्डर्स जो फाइन इंपोज कर रहे हैं, जो आपकी अरेस्ट करने की जो है ना ऑर्डर दे रहे हैं या आपको सिविल प्रिजन में डिटेन करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, वो तमाम के तमाम अपीलेबल हैं। उसके बाद एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये एक और बात हो गई कि अगर किसी भी जगह पर एक्सप्रेसली किसी ऑर्डर के खिलाफ कानून में अपील प्रोवाइडेड है तो फिर वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। ये सेक्शन 104 ओरिजिनली जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने सब सेक्शन 1 में ये बात आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 104 सब सेक्शन 2 को हम पढ़ेंगे कि नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंडर अगर कोई अपील में ऑर्डर पास होता है तो वो अपीलेबल नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। जो हमने पहले इससे तमाम चीजें पढ़ी हैं, आपने इसको ज़हन नशीन करना है। इस वक्त सेक्शन 115 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सेक्शन 115 में रिवीजन को डिस्कस किया गया है, निगरानी को डिस्कस किया गया है। हम सबसे पहले इसके सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं कि द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स। अब यहां तक सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ से जो डिसाइडेड केसेस हैं जिनमें अपील लाए नहीं करती तो उन केसेस के रिकॉर्ड को टेकअप कर सकती है। और अगर हाई कोर्ट ये देखती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ये 3 काम किए हैं, ए, बी और सी। ए में क्या लिखा हुआ है कि उसने एक्सरसाइज की है वो जुरिस्डिक्शन जो वेस्टेड नहीं थी कानून की तरफ से, उसमें अब जुरिस्डिक्शन को हमने डिस्कस किया हुआ है कि कितनी तरह की होती है, 3 तरह की होती है। तो हाई कोर्ट ने जब रिकॉर्ड टेकअप किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का और ऐसे केसेस का जहां अपील लाए नहीं करती थी, हाई कोर्ट ने किसी एप्लीकेशन पे नहीं किया, सब सेक्शन 1 में वो उसने खुद किया है, ठीक है, ऑन इट्स ओन किया है। और उसने देखा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है जो कानून ने उसको दी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने देखा है कि उसने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की जो कानून ने उसको दी है, वो फेल हुआ है, फेल टू एक्सरसाइज सच जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन इट बाय लॉ। उसके बाद सी को हम देखेंगे, टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली or with material irregularity the high court may make such order as it thinks fit। अब अगर हाई कोर्ट ये 3 चीजें देखता है, पहली कि उसने ऐसी एक्सरसाइज की जुरिस्डिक्शन जो उसमें वेस्टेड नहीं थी, उसको कानून ने दी नहीं थी। दूसरा, उसने देखा कि उसने ऐसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की, उसने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की जो कानून ने उसको दी थी। तीसरे नंबर पर उसने जुरिस्डिक्शन इलीगल एक्सरसाइज की विद मटीरियल इरेगुलरिटी एक्सरसाइज की। तो हाई कोर्ट ऐसे केसेस में एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको दुरुस्त लगता है, एज इट थिंक्स फिट। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब यहां पर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हमने सबसे पहले सबसेक्शन 1 में तो देखा ना कि हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिकॉर्ड को टेकअप कर रहा था और ऐसे केसेस के रिकॉर्ड को टेकअप कर रहा था जिनमें अपील प्रोवाइडेड नहीं थी। याद रहे कि जहां अपील है वहां रिवीजन नहीं है, जहां रिवीजन है वहां पर अपील नहीं है। तो अब दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि प्रोवाइडेड दैट, अब ये इसकी एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन ही शैल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन फर्निश कॉपीज ऑफ द प्लीडिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। एंड द हाई कोर्ट शैल एक्सेप्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ऑन इट्स ऑन टेकअप नहीं करता मैटर, एक एग्रीव्ड पर्सन एप्लीकेशन लेके आता है, तो एग्रीव्ड पर्सन जब हाई कोर्ट के पास इस तरह की एप्लीकेशन लेके आएगा, किस केस में लेके आएगा, जब अपील प्रोवाइडेड नहीं होगी तो हाई कोर्ट में रिविजन्स की पावर्स को इन्वोक करते हुए, रिविजन की जुरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए वो आएगा और वो जब भी इस तरह की रिविजन फाइल करेगा तो वो कॉपी अटैच करेगा प्लीडिंग्स की, डॉक्यूमेंट्स की और किसी किस्म का जो और ऑर्डर होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट का। और अगर हाई कोर्ट चाहे तो रिकॉर्ड को टेकअप किए बगैर भी उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर सकती है, सब्जेक्ट टू दैट कि वो रीजंस को रिकॉर्ड करे। उसके बाद यहां एक और प्रोविजन दी गई है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू अ पर्सन विद इन 3 days ऑफ द डिसीजन इन द हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 3 months। तो हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को 3 महीने में डिस्पोज कर रहा है और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो 3 दिन के अंदर उसकी कॉपीज, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो 3 दिन के अंदर अपने ऑर्डर्स की जो कॉपीज है वो उस पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 की तरफ हम आते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हाई कोर्ट को पावर दी गई है अंडर सेक्शन 115 सबसेक्शन 1 वो एक्सरसाइज कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस, किसी भी केस के हवाले से बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे कोर्ट के लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, इन विच नो अपील लाइज, और इस तरह के मैटर में कोई अपील भी लाई नहीं करती। ठीक है, ये मैंडेटरी चीज है कि अपील लाए नहीं कर रही और कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। तो हाई कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 115 सबसेक्शन 1 वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है। और इसमें एक और एक्सेप्शन दी गई है या इसमें जो है वो एक कंडीशन दी गई है कि जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो एक्सीड नहीं कर रहा उन लिमिट्स को जो कि एपेलेट जुरिसडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दी गई हैं। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट के अपेयर होने के 2 महीने के अंदर अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस तरह की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा। तो हमने देख लिया कि 115 के अंदर हाई कोर्ट ऑन इट्स ऑन भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का रिकॉर्ड टेकअप कर सकता है ऐसे मैटर्स में जहां अपील प्रोवाइडेड नहीं है। पर्सन आके एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसमें तमाम जो लिमिटेशंस और कंडीशंस दी गई हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 115 सबसेक्शन 3 की तरफ हम जाएंगे। इफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज बीन मेड ईदर टू द हाई कोर्ट और टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड टू ईदर ऑफ देम। अब यहां रेमेडी दी गई है एक ऑप्शन के तौर पे कि अगर आप चाहें तो 115 के अंदर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकते हैं, ऐसे कोर्ट्स के लिए जो सबऑर्डिनेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक के पास चले गए तो दूसरे के पास जाने की रेमेडी आपके पास खत्म हो जाएगी। देन सबसेक्शन 4 की तरफ हम जाते हैं कि नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहां पर भी वो सेम बात की गई है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप चले गए थे फिर आप हाई कोर्ट के पास वो एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकते, फिर हाई कोर्ट उस तरह की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद आप सेक्शन 115 सबसेक्शन 5 की तरफ जाएंगे कि नो प्रोसीडिंग्स इन रिवीजन शैल बी एंटरटेन बाय हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 104। अब सेक्शन 104 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है ना, जिसमें हमने वो ऑर्डर्स जो कि अपीलेबल थे उसके बारे में डिस्कस किया गया था, तो ऐसा ऑर्डर जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से पास होगा अंडर सेक्शन 104 उसके खिलाफ भी जो है वो रिवीजन में प्रोसीडिंग्स जो है वो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। उसके बाद हम सीपीसी के लास्ट सेक्शन लॉ गैट के सीपीसी के सेक्शंस के सिलेबस में लास्ट सेक्शन पर मौजूद है सेक्शन 151। सेक्शन 151 क्या है? सेक्शन 151 बेसिकली सेविंग्स है, सेविंग्स ऑफ व्हाट? इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर्स है उसको जहां यहां पे सेव किया गया है कि नथिंग इन दिस कोर्ट
नथिंग इन दिस कोड, इस कोड में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो कि लिमिट करेगी या अदरवाइज क्या करेगी, अफेक्ट करेगी किस चीज को, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोड को। और ये जब इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज की जाएंगी तो इसके लिए जो है वो रीजंस रिकॉर्ड की जाएंगी राइटिंग में। और इनहेरेंट पावर्स किस लिए जो है वो यूज की जाएंगी, यहां से हमें पता चलता है कि टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। पहली बात आपकी ये है कि टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर हमेशा मौजूद रहेगी और इस कोड की कोई भी प्रोविजन उन पावर्स को लिमिटाइज नहीं करेगी। और दूसरी किस चीज के लिए ये कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज करेगा, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ये दूसरी बात हो गई। सो सेक्शन 151 में जो कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं उसको सबसे पहले जो है ना इस तरीके से एलाबोरेट किया जाता है कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो कि इस जो है ना कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को लिमिटाइज करे या उसको अफेक्ट करे। और कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में। और कोर्ट के इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करने की वजह क्या होगी, सबसे पहली वजह कि एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट किया जाए और उसके बाद अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट को प्रिवेंट किया जाए। ये हमारा जो है वो सेक्शन सब खत्म हो गए। अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन सेक्शंस में से आपके लिए कौन से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। और ये सारे एमसीक्यूज इन्हीं प्रोविजन में से हैं, आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकेंगे इन एमसीक्यूज को देख के। अब सबसे पहले आपके सामने एमसीक्यूज मौजूद है कि ऑल क्वेश्चंस raised between the parties to the suit during the execution of a decree can be determined by। आप रिकॉल करें सेक्शन को, ऑप्शंस में से देखें, वीडियो को पॉज करें और आंसर लगाएं। अगर आपने आंसर लगाया है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 में ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके सामने एमसीक्यूज नंबर 2 मौजूद है। एक और चीज मैं आपको दोबारा से याद कराऊंगा जो इनिशियली मैंने लेक्चर में आपको बताई थी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो इस तरह के मजीद एमसीक्यूज जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और अपने आप को हमारे सेशन में इनरोल करवाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आया करते हैं। अब आपने स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर जो है वो आंसर करना है। अब ये उसी सेक्शन में से है, मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं। ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। सो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन डिसाइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। ऑप्शन बी है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट डिसाइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ डी, बोथ आर इनकरेक्ट। अब यहां पर दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा, वीडियो को पॉज करें, स्टेटमेंट्स को दोबारा पढ़ें और फिर आंसर लगाएं। अगर आपका आंसर ए है जिसमें आपने कहा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन डिसाइड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने सेक्शंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। देन हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 3 पर जाएंगे और वहां पर बात की गई है कि क्वेश्चंस रेज्ड बिटवीन द पार्टीज टू द सूट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एंड नॉट बाय। अब ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इस वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को दोबारा रीड करके आंसर लगाएं। अगर आपका आंसर है कि नॉट बाय अ सेपरेट सूट तो आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि सेक्शन 47 में हमने इस चीज को पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री जो भी क्वेश्चंस अराइज होंगे वो उसको आंसर करेगा, वो उसको एडजुडिकेट करेगा और सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन अ सेपरेट सूट बनता है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि विच सेक्शन ऑफ सीपीसी एम्पावर्स द कोर्ट टू इशू कमीशन। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लगाएं। अगर आपने आंसर लगाया सेक्शन 75 तो बिल्कुल आपका आंसर दुरुस्त है और आपने सेक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है। देन आपके सामने स्टेटमेंट है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमीशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करें और आंसर लगाएं। अगर आपने आंसर लगाया है ऑल ऑफ दी अबव तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपने इस सेक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। अब सेक्शन 75 में इसी तरीके से ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देन आपके सामने क्वेश्चन है कि एवरी डिक्री पास्ड बाय अ सिविल कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, अपीलेबल, नॉट अपीलेबल, मे बी अपीलेबल, नॉन ऑफ दी अबव। वीडियो को पॉज करें और आंसर लगाएं। अगर आपने आंसर लगाया कि अपीलेबल तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने देखा था कि तमाम डिक्रीज जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में पास होती हैं वो अपीलेबल होती हैं, ठीक है। देन आपके सामने क्वेश्चन 7 है, ये भी सेक्शन 96 से लिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है कि कंसेंट डिक्री इज। ऑप्शन के जो है ना आपके सामने ए है कि अपीलेबल, बी है नॉट अपीलेबल, सी है मे बी अपीलेबल और डी है नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर लगाएंगे वीडियो को पॉज करके।
अगर आपका आंसर है नॉट अवेलेबल तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने सेक्शन 96 में इस चीज को पढ़ा था कि जो कंसेंट डिक्री है वो अपीलेबल नहीं होती। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑर्डर्स फ्रॉम विच एन अपील लाइज आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन। आपके सामने सेक्शन 96, सेक्शन 104, 115 और 75 का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। वीडियो को पॉज करें और दुरुस्त जवाब की जो है वो निशानदेही करें। अगर आपने जो है वो ऑप्शन बी लगाया है सेक्शन 104, तो आपका जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि आपने, अब आपको तमाम चीज़ें पता होंगी, आपको ये भी पता होगा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सेक्शन 96 किस बारे में है, सेक्शन 104 किस बारे में, 75 किस बारे में और 115 किस बारे में, क्योंकि हमने डीपली इनको स्टडी किया है। देन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ रिविजन अंडर सेक्शन 115 कैन बी फाइल्ड बाय अ पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज। तो जब भी हाई कोर्ट ऑन इट्स ऑन करेगा तो कोई लिमिटेशन नहीं है, और अगर एप्लीकेशन एग्रीड पर्सन की एप्लीकेशन पे करेगा तो 90 दिन की लिमिटेशन जो है वो उसमें 115 में, सेक्शन 115 में प्रोवाइडेड है। देन आप इसमें एमसीक्यूज नंबर 10 को डिस्कस करते हैं कि एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 151 बाय अ कोर्ट कैन बी पास्ड टू मीट्स द एंड्स ऑफ जस्टिस टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पार्टीज बोथ ए एंड बी। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर लगाएंगे। अगर आपने आंसर लगाया है डी, बोथ ए एंड बी, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने सेक्शन 151 को पढ़ते हुए ये चीज देखा था कि जो कोर्ट है वो टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकती है अंडर सेक्शन 151। और कोड में, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जो कोर्ट को रोके, उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशन लगाए कि वो अपनी इनहेरेंट पावर्स को ना यूज करे। तो ये 10 सेक्शन थे जो प्रोविजन हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए द लॉ चैनल का आप हिस्सा बनेंगे, इस कम्युनिटी को सब्सक्राइब करेंगे। मजीद बरा स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में आप ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं और मेरी टीम आपको लॉ गैट के हवाले से किसी भी किस्म की दुश्वारी आती है, आपको असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।